Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be talking about the case studies of Chapter 1 Nature and Significance of Management. फर्स्ट केस स्टडी है आपकी मैनेजमेंट एट टाटा स्टील। ये मैंने अपने वेरी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट केस स्टडी आपको समझाई थी, सो आई विल नॉट बी रिपीटिंग इट। आप वहाँ जाकर उस केस स्टडी को देख सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड केस स्टडी से, द मैनेजमेंट मंत्रा फ्रॉम जीई। जैक वेल्क वॉज अपॉइंटेड सीईओ ऑफ जीई इन 1981। जीई एक कंपनी है, तो उनके सीईओ अपॉइंट कर दिए गए थे जैक वेल्क। एट दैट टाइम द फर्म हैड अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $13 बिलियन। उस टाइम पे कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 13 बिलियन का था, डॉलर्स में है ये। In 2000, when he stepped down, the firm's turnover and increased multifold to $500 billion. What was the secret of Welch's success? He has laid down the following pointers for managers to be successful. अब जब ये जैक आया तो इसके आने के बाद हमारा जो टर्नओवर आपको पता ही होगा, इफ़ यूर अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो जो इनका टर्नओवर था वो इंक्रीज हो गया अप टू $500 बिलियंस। तो इतना एकदम से इसको सक्सेस मिली है, क्या रीजंस थे उसके पीछे? इसने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करे हैं। क्रिएट अ विजन एंड देन इग्नाइट योर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक दिस विजन अ रियलिटी। Get people so passionate about what they are doing that they cannot wait to execute this plan. लोगों को इतना पैशनेट बना दो, इतना मोटिवेट कर दो कि उनसे रहा ही नहीं जाए और उनको काम करना ही पड़े आपका। Have great energy, competitive spirit and the ability to spark excitement and achieve results. लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भर दो कि वो खुद आगे आकर एक्साइटेड होकर आपके लिए काम करे और आपके गोल्स को अचीव करे। सर्च फॉर लीडर्स हु हैव द सेम क्वालिटीज़। अब लीडर्स भी हमें कैसे चाहिए? विच आर एनर्जेटिक, जिनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कूट कूट के भरी है। क्यों चाहिए ऐसे लोग? अगर वो उनके अंदर एनर्जी होगी तो उनके लोगों में भी, उनके वर्कर्स में, उनके एम्प्लॉयज़ में भी सेम एनर्जी डिलीवर हो जाएगी। फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक इशूज़। योर जॉब इज़ टू अंडरस्टैंड द वाइटल इशूज़ विद द नीड्स ऑफ योर बिजनेसेस। Recognize the talent needed to win in those markets. आपको एक पर्टिकुलर लाइन दे दिया गया है कि आपको इसी फील्ड में वर्क करना है। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज वहाँ अप्लाई होती हैं, किस तरह के टैलेंट्स हमें वहाँ से चाहिए, हमें एक एक चीज़ पर फोकस करना पड़ता है। फोकस ऑन द मेन इशू। योर जॉब इज़ टू सी द बिग पिक्चर। डोंट मैनेज एवरी डिटेल। डोंट गेट कॉट अप इन द माइन्यूट डिटेल्स, but instead inspire others to execute some of your vision. Surround yourself with great people and trust them to do their job and contribute their best to the organization. अब हमें क्या करना है? रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें भी अपने ऊपर नहीं डाल लेनी कि ये तो मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। काम को डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों को भी काम दे दो, और एक छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व मत करो, बिकॉज ऐसा करने से क्या होगा कि आप बड़े प्रॉस्पेक्ट पे, बड़े गोल पर देख ही नहीं पाओगे, आपका ध्यान ही नहीं जा पाएगा। तो आपको क्या करना है? ये चीज़ें दूसरों को देनी है एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड उनको इतना ट्रस्ट करना है, मोटिवेट करना है, एंड टाइमली चेक भी करना है कि वो उनका बेस्ट दे रहे हैं टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इन्वॉल्व एवरीवन एंड वेलकम ग्रेट आइडियाज़ फ्रॉम एवरीवेयर। Anyone can be a leader just so long as they contribute, and the most meaningful way for anyone to contribute is to come up with a good idea. अब हम कब बोलेंगे कि कोई हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? When they are giving their ideas. तो आइडियाज़ किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हों, उन पर फुल स्टॉप नहीं लगाना है, उनको रोकना नहीं है। कभी भी ये नहीं बोलना है कि तुम इस पोस्ट पर नहीं हो तो तुम्हें आइडिया नहीं दे सकते हो। नो, ईच एंड एवरी आइडिया इज़ एक्सेप्टेबल। अपना डोर ओपन रखो, कोई भी आकर आपको कुछ भी आइडिया दे सकता हो। उसके बाद बिजनेस इज ऑल अबाउट गेटिंग द बेस्ट आइडियाज फ्रॉम एवरीवन। न्यू आइडियाज आर द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द फ्यूल दैट मेक्स इट रन। द हीरो इज द पर्सन विद अ न्यू आइडिया। नाउ हु इज अ लीडर हु इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग? हाउ टू कॉन्ट्रीब्यूट? बाय गिविंग न्यू आइडियाज।
अ बिजनेस इज ओनली सक्सेसफुल जब वो हमें न्यू न्यू आइडियाज प्रोवाइड करते हैं. अगर आप सेम पैटर्न पे 10-20 साल चल रहे हो तो आपका बिजनेस कभी ना कभी तो गिर जाएगा. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज लोग पुराने आइडियाज से कब तक इंटरटेन हो जाएंगे. सो आपको चेंज चाहिए. चेंज के लिए न्यू न्यू आइडियाज चाहिए, और न्यू आइडियाज न्यू लोगों से आते हैं. जो भी आपको न्यू आइडिया देगा, ही विल बी योर हीरो. There is simply nothing more important to an organization than expressing ideas and creating a vision. Vision is क्या आप अचीव करना चाहते हैं. फ्यूचर गोल जो आपका होता है, दैट इज योर विजन. अब हमको लोगों को क्या करना है? सबसे उनके आइडियाज लेने हैं. किसी पर भी इतना फोर्स नहीं लगाना आपको कि वो डर की वजह से आपको आइडियाज ही नहीं दे पाए. एक फ्री एनवायरनमेंट दें, कोई भी आकर आपको अच्छे से एक्सप्रेस कर सके अपना आइडिया. लीड बाय एग्जाम्पल. टू स्पार्क अदर्स टू परफॉर्म यू मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल. जैक वेल्च मिस्ट्री ऑफ द 4 E's of leadership, energy, energize, edge, and execution, was always in evidence. He had a great energy, sparked others, had incredible competitive spirit, and had a record of execution that was second to none. This is a key of the Welsh phenomena. Had he been lacking in any of the traits he espoused, he would not have commanded such acclaim. अब क्या है, अगर अपन किसी को बोलते हैं अपने अंदर एनर्जी लेकर आओ, तो बोलने से पहले आपको अपने खुद के अंदर भी सेम एनर्जी बिल्डअप करनी होगी. एक एग्जीक्यूशन होता है काम को किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो. आपने गोल तो सेट कर दिया, लेकिन उस डायरेक्शन में किस तरह आप अपने स्टेप्स को आगे बढ़ा रहे हो, किस तरह काम को एग्जीक्यूट कर रहे हो. तो जब भी हम दूसरों को कमांड देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, फर्स्ट लुक एट योर सेल्फ. इफ यू हैव टू बी अ लीडर, यू शुड फॉलो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू आर टॉकिंग. If you're saying you need to be energetic, that means you yourself first need to be energetic. Then you can point out to anybody else and say you need to be energetic. Getting it? Now, if Jack failed in any of these characteristics, 4 E's यहाँ पर बात हुई है. If Jack failed in any one of this, he would not have achieved what he is right now. He just made the turnover multiplied, increased number of times. If he was not capable enough, if he was not following the 4 E's completely, then शायद वो ऐसा नहीं कर पाता. That means जो आप बोल रहे हो आपको वो खुद भी फॉलो करना होता है. So this was your case study number 1 of this chapter. Now let's look at the second case study. ITC empowering rural India. A quiet digital revolution is reshaping the lives of farmers in remote Indian villages. अब एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है एक फार्मर्स की लाइफ में. एक इंडियन विलेज में रहते हैं ये लोग. In these villages, farmers grow soybeans, wheat and coffee in small plots of land as they have done for thousands of years. Now these farmers are growing soybeans, wheat and coffee in small plots of land. And they are doing it for thousands of years. हजारों सालों से वो यही काम करते हुए आ रहे हैं. कोई चेंज ये लोग लेकर नहीं आए थे. A typical village has no reliable electricity and has antiquated telephone lines. Now as you all know, इंडिया का गांव है. कोई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर परमानेंटली अवेलेबल नहीं होती है. दूसरा, टेलीफोन लाइंस कभी आवाज़ आएगी कभी नहीं आएगी. मतलब इट ऑल्सो नॉट डेवलप्ड कम्प्लीटली. The farmers are largely illiterate and have never seen a computer. Farmers, as an Indian farmer, no knowledge, illiterate है, computer चलाना नहीं आता. But farmers in these villages are conducting e-business through an initiative called e-Chopal, created by ITC, one of India's largest consumer product and agri-business companies. लेकिन ये जो गांव के लोग हैं, ये कंप्यूटर से ही ऑपरेट कर रहे हैं. पूरा ई बिजनेस इन्होंने चला रखा है. क्या नाम दिया उस बिजनेस को? ई चौपाल. किसने क्रिएट करवाया है? ITC. ITC's e-Chopal initiative is a fine example of a business organization
fulfilling corporate social responsibility. Now, this is very important. CSR, corporate social responsibility. हर कंपनी को अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना होता है, एंड ITC, दिस कंपनी इज फुलफिलिंग इट by this e-Chopal initiative. The basic aim of the program is to provide farmers in rural India with the opportunity to make use of a direct marketing channel, eliminating multiple intermediation, wasteful handling, and unnecessary transaction cost. अब इन्होंने क्या सोचा कि अगर फार्मर्स से ज़्यादा डायरेक्टली अगर हम ट्रेड करेंगे तो जो बीच में इंटरमीडियरीज आती हैं जिनके कॉस्ट लग जाते हैं और प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, हम उस कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं. तो ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अवॉइड हो जाएंगी, इससे हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे एंड ज़्यादा मार्केट में डिमांड जनरेट हो सकती है. इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन बाय अ कॉर्पोरेट एंटिटी इन रूरल इंडिया, transforming the Indian farmer into a progressive knowledge-seeking citizen, enriching him with knowledge and elevating him to new order of empowerment. अब अभी इन्होंने फार्मर्स को क्या करा, टेक्निकली केपेबल बनाया, ये लोग चीज़ें समझ सकते हैं अब, और इनके अंदर एक डिज़ायर पैदा करा नई नई चीज़ें सीखने का. वरना अगर आपने नोटिस किया हो तो विलेजर्स मोस्ट ऑफ द पीपल, वो लोग चेंज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. तो ITC ने ना ही सिर्फ चेंज लेकर आया बल्कि लोगों को कन्विंस करा कि ये चेंज आप लोगों के फेवर में ही वर्क कर रहा है. e-Chopal delivers real-time information and customized knowledge to improve the farmer's decision-making ability, therefore better aligning farm output to market demands. e-Chopal क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन और कस्टमाइज्ड मीन्स पर्टिकुलर एक फार्मर की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको जब डिटेल्स देता है तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है. सिक्योरिंग बेटर क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव्ड प्राइस डिस्कवरी. हमारा बेसिक मोटिव क्या था, प्राइस को कंट्रोल करना, वो भी हो गया. प्लस हम जो कस्टमाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है एंड प्रोडक्टिविटी इज़ ऑल्सो increasing. Given the low levels of literacy in the rural sector, the role of the Chopal Sanchalak कौन है, the lead farmer, जो head है of the village, in facilitating physical interface between the computer terminal and the farmer is central to the project. अब सारे farmers को एक साथ ही पढ़ाना और उनको डेवलप करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है. तो इन्होंने क्या करा कि गांव का जो फार्मर्स का लीडर था उनको ले लिया, उनको पूरा सिस्टम सिखा दिया. अब वो लिंक है फार्मर्स और कंपनी के बीच में. e-Chopal smart cards enable farmer identification to provide customized information on the e-Chopal website. अब जैसे हमारे पास आधार कार्ड है जो हमारी पर्टिकुलर की इंफॉर्मेशन बता देता है, फार्मर्स के पास e-Chopal स्मार्ट कार्ड्स हैं जो उनके लिए कंप्लीट कस्टमाइज्ड नॉलेज निकाल कर दे देता है. ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर कैप्चर्ड टू रिवॉर्ड फार्मर्स फॉर वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ यूसेज. ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर कैप्चर्ड. अगर आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके लिए कंपनी आपको बोनस भी देती है. बोनस क्यों दे रही है, वो रिवॉर्ड क्यों दे रही है, जिससे कि आप ज़्यादा मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा काम आप ऑनलाइन ही करने की कोशिश करो. The e-Chopal initiative has found its way into the Harvard Business School as a leading case study illustrating the use of modern technology by a leading business house for the benefit of the rural poor. अब ये जो e-Chopal वाला इनिशिएटिव था ना, इसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है. क्यों? बिकॉज उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि जो टेक्नोलॉजिकली बहुत लीडिंग बिजनेस था उसने रूरल में जाकर रूरल लोगों को सिखाने की कोशिश करी है. सो इट वॉज द बेस्ट इनिशिएटिव टेकन बाय अ मॉडर्न टेक फर्म. नेक्स्ट केस स्टडी की हम बात करेंगे अब. ओके, so this is not a case study, but let's just study it. Some interesting cross-disciplinary perspectives. Anthropology. एक टॉपिक्स यहाँ दे रखे हैं एंड वो क्या होता है उसके बारे में गिवन है.
Anthropology is the study of societies which help us learn about human beings and their activities. Humans और उनके activities के बारे में if you're studying, then this is known as anthropology. Anthropologists work on cultures and environments, for instance, has helped managers to better understand differences in fundamental values, attitudes, and behavior between people in different countries and within different organizations. लोगों के कल्चर को स्टडी करना, उनके बिहेवियर, उनके वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, उनकी कंट्रीज़ के रिलेटेड में जो डिफरेंसेस हैं इन सबको स्टडी करना इज़ योर एंथ्रोपोलॉजी. Economics is concerned with the allocation and distribution of scarce resources. As you all know, resources are always scarce, तो उसका एक प्रॉपर तरीके से अलोकेट करना कि कहाँ नीड है और उसी तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना is the work of economics. It provides us with an understanding of the changing economy as well as the role of competition and free markets in a global context. ये अपने को अंडरस्टैंड करवाते हैं what is competition and what is free market. Free markets is जहाँ कोई भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच एंड खरीद सकता है. And understanding of free trade and protectionist policies is absolutely essential to any manager operating in the global marketplace. And these topics are addressed by economics. Now, if you're a manager and you're dealing at a global level, so you need to understand economics, the basic points of economics, if you have to succeed in a business era. Philosophy courses inquire into the nature of things, particularly values and ethics. Ethics are standards that govern human conduct. Ethics वो तौर तरीके होते हैं जो एक human being follow करता है. These ethics have shaped today's organizations by providing a basis for legitimate authority, linking rewards to performance, and justifying the existence of business and the corporate firm. हमने रिवॉर्ड्स को किससे लिंक कर दिया? परफॉर्मेंस से. जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दोगे उतना अच्छा आप रिवॉर्ड लेकर जाओगे. Political science is the study of the behavior of individuals and groups within a political environment. Management is affected by a nation's form of government, by whether it allows its citizens to hold property, by its citizens' ability to engage in and enforce contracts, and by the appeal mechanisms availing to redress grievances. A nation's stand on property, contracts, and justice in turn shapes the type, form, and policies of its organization. आपका आसपास का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स दैट एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या अलाउ कर रखा है, आपकी गवर्नमेंट ने आपको प्रॉपर्टी होल्ड करना अलाउ कर रखा है, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाता है, योर जस्टिस मैकेनिज्म. ये सारे जो पॉलिटिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपकी गवर्नमेंट का, वो भी ध्यान रखकर ही हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना पड़ता है. बिकॉज इफ़ वी आर लिविंग इन अ कंट्री तो हमें उस कंट्री के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी. Psychology is the science that seeks to measure, explain, and sometimes change the behavior of humans and other animals. Today's managers confront both a diverse customer base and a diverse set of employees. हमारे यहाँ पर कस्टमर्स भी बहुत सारे होते हैं और हर कस्टमर का इंटरेस्ट, उनका बिहेवियर, उनका व्यू पॉइंट भी अलग अलग होता है. सेम वैसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी व्यू पॉइंट अलग अलग होता है. तो साइकोलॉजी में आप इन बिहेवियर को स्टडी करते हो एंड देन यू डिसाइड योर स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से हमें इनसे काम करवाना है या फिर किस तरीके से हमें अपना गोल अचीव करना है. Psychologists' efforts to understand gender and cultural diversity provide managers with a better perception of the needs of their changing customer and employee population. अब हमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें क्या बताना है? दैट वी नीड टू मैनेज द चेंजिंग कस्टमर नीड्स. जैसे जैसे कस्टमर्स की नीड चेंज होगी आपको आपके प्रोडक्ट्स को भी चेंज करते जाना होगा. Psychology courses are also relevant to managers in terms of gaining a better understanding of motivation, leadership, trust, employee selection, performance appraisals, and training techniques. अब if you want to be a good leader,
तो आप साइकोलॉजी कोर्सेज भी कर सकते हो, जिसमें आपको लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे लीड करते हैं, या कैसे उनका ट्रस्ट जीता जाता है, एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, उनसे बेटर काम कैसे निकलवाना है, अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है तो उसको अप्रेज कैसे करोगे आप, ट्रेनिंग कैसे दोगे, ये सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजी में सिखाई जाती है. हाउ टू मेक अ कनेक्शन विथ an employee. Then comes your sociology. Sociology is the study of people in relation to their fellow human beings. What are some of the sociological issues that have relevance to managers? Here are a few. How are social changes such as globalization, increasing cultural diversity, changing gender roles, and varying forms of family life affecting organizational practices? What are the implications of schooling practices and education trends on future employees' skills and abilities? Answers to these questions, such as these, have a major effect on how managers operate their business. Now, sociology is स्टडी ऑफ पीपल, लोगों को स्टडी करना, उनके रिलेशंस को स्टडी करना, किस तरीके से आपका जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, बिकॉज डाइवर्सिटीज इज इंडिया में, अगर हम पर्टिकुलर बात करें स्पेसिफिक, तो इंडिया में अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, उनका ट्रेडिशन अलग है, सोचने का तरीका अलग है, उनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप वो अलग तरीके से हुए हैं, स्कूलिंग्स उनकी अलग अलग हुई है, तो उनका माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है, और उस माइंडसेट में आपको उनको अपने अकॉर्डिंग लेकर चलना इज़ अ वेरी बिग थिंग. तो वो आप सोशोलॉजी में पढ़ते हैं. ये कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स थे जो ये बुक आपको समझाना चाहती थी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी नाउ. द नेक्स्ट केस स्टडी है ही नहीं आई थिंक इस चैप्टर में. और ओके, so this is the last case study. Dabbawalas, excellent through coordination. Now this is the best example. You need to focus on it completely now. The Dabbawalas of Mumbai is the story of a Six Sigma business enterprise. The success of the business lies in the complex yet well coordinated exercise that is carried out on the streets of Mumbai day after day. What is the secret behind the efficiency with which their business is conducted? अब मुंबई में है एक डब्बा वालास जो लोगों को डब्बा मतलब टिफिन देने का काम करते हैं. कॉम्प्लेक्स है बहुत काम, लेकिन जिस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट कर रखा है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई. इफ़ यू आर एन इंडियन, आपको पता होगा मुंबई में कितना भीड़ होती है, कितना रश है, कितना ट्रैफिक है, एंड उसके बीच में टाइमली आपको जो आपका लंच बॉक्सेस हैं वो कहीं डिलीवर करना इज़ अ वेरी टैलेंटेड जॉब दैट दे आर डूइंग. The story of the Dabbawalas begins in the kitchens of Mumbai. After they step out of their door, someone begins the time-consuming process of preparing the worker a fresh, home-cooked lunch. What happens next for demonstrates the coordination of the Dabbawalas system. Now, Dabbawalas की जो स्टोरी है किचन से चालू हो रही है. किचन में वर्कर्स के लिए गरम गरम खाना बनाया जा रहा है. ये चीज़ सारी मेस में एक जैसी होती है. मेस का या जो लंच बॉक्स डिलीवरीज का है, इनका काम क्या होता है? खाना डिलीवर करना. तो इसमें मेन स्टेप तो क्या है कि भाई खाना बनेगा, ये सब में कॉमन है. अब जहाँ चेंज आ रहा है वो है सेकेंड स्टेप. द फर्स्ट डब्बा वाला पिक्स अप द टिफिन फ्रॉम होम एंड टेक्स इट टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. जो पहला डब्बा वाला था उसने क्या करा, किचन से उस टिफ़िन को उठाया और रेलवे स्टेशन पर वो चला गया. कौन सा रेलवे स्टेशन? जो उसके घर के सबसे पास था, उस रेलवे स्टेशन पर वो चला गया. द सेकेंड डब्बा वाला सॉर्ट्स आउट द डब्बाज एट द रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन एंड पुट्स देम इन द लगेज कैरियर. अब पहले डब्बे वाले का काम यहाँ ख़त्म हो गया है. उसने क्या किया है, घर से टिफ़िन उठाकर रेलवे स्टेशन पर लाकर दे दिया है. अब यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है सेकंड डब्बे वाले का. सेकंड डब्बा वाला ने क्या करा, उसको डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पैक्स कर दिए, अलग अलग एड्रेसेस के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर दिया स्टेशन पर ही.
The third one travels with the dabbas to the railway station nearest to the destinations. अब इसने सॉर्ट कर दिए. अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाला जो डब्बा वाला है, थर्ड वाला, ये अलग अलग एरियाज के रेलवे स्टेशन पर जाएगा, उस डेस्टिनेशन के सबसे पास वाले रेलवे स्टेशन पर जाएगा. फोर्थ वन पिक्स अप डब्बास फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड ड्रॉप्स देम ऑफ एट द ऑफिसेस. इसका जो थर्ड वाला डब्बा वाला था, इसका काम ही क्या है कि सिर्फ आपको ट्रेन में आपके लंच बॉक्सेस को लेकर जाना है. उसके बाद ये जो फोर्थ वाला है, इसने डब्बा को रेलवे स्टेशन से उठाया और जिस भी एम्प्लॉय के ऑफिस में देना है वहाँ पर इसने दे दिया. बाय मिड मॉर्निंग thousands of dabbawalas are bicycling through the streets of Mumbai ensuring a hot home cooked lunch for their customers. ये लोग साइकिल्स पर निकलते हैं और इनकी जो क्वांटिटी है थाउजेंड्स में है, हज़ारों की तादाद में ये लोग निकलते हैं साइकिल्स पे, ताकि टाइमली लंच तक के टाइम में सबको गरम गरम घर का खाना मिल सके. द होल टिफिन डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स नेग्लिजिबल टेक्नोलॉजी. अब इसमें टेक्नोलॉजी तो लगी ही नहीं है बिल्कुल भी. घर पे खाना बना था और लोग उसको डिलीवर कर रहे हैं. बहुत सिंपल है, कोई टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं लगी. द डब्बा वालाज रिलाई ऑन लो कैपिटल एंड यूज़ ऑफ साइकिल्स. ज़्यादा पैसा नहीं है इनके पास तो ये साइकिल्स यूज़ करते हैं. अगर आपके पास पैसा होता तो आप शायद बाइक यूज़ करते, जैसे जोमेटो, स्विगी, ये सब करते हैं. लेकिन ये लोग तो साइकिल्स पे काम करते हैं बिकॉज ऑफ लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वुडन कैरियेजेस एंड लोकल ट्रेन्स टू अचीव देयर टारगेट. अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन्होंने ट्रेन का इस्तेमाल करा. कौन सोच सकता है कि आप अपना बिजनेस लोकल ट्रेन से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन ये लोकल ट्रेन्स में भी अपना टारगेट अचीव करने के लिए चले गए. देयर आर सेवरल ग्रुप्स दैट वर्क इंडिपेंडेंटली एंड नेटवर्क विद ईच अदर टू अचीव देयर गोल. इनके गोल्स अचीव हो रहे हैं बिकॉज इनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो इनका नेटवर्क बना है लोगों का, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो यहाँ पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन. दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर सो नाइसली दैट दे आर एबल टू डिलीवर थाउजेंड्स ऑफ लंच बॉक्सेस. अब आप सोचो, अगर थाउजेंड्स ऑफ डब्बा वालाज हैं, 1000 डब्बा वाला है, तो हर एक डब्बा वाला अगर एक भी लंच बॉक्स देगा तो 1000 तो लंच बॉक्सेस दे रहे हैं ये लोग. एंड ऐसा होता नहीं है कि एक इंसान एक ही लंच बॉक्स दे, एक से ज़्यादा देते हैं वो लोग. कम पैसे में टाइमली अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, नो मैटर हाउ. ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, साइकिल यूज़ कर रहे हैं, वुडन कैरियेजेस यूज़ कर रहे हैं, डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि एट लास्ट आपने आपका गोल अचीव कर दे दिया. Each area is divided into several small distribution sectors. Each sector is handled by a particular person. अब एक चीज़ आती है कि हम जिस एरिया में रहते हैं हमें उस एरिया का चप्पा चप्पा पता होता है. तो एक बाहर का इंसान उस एरिया में आकर अगर जगह ढूंढेगा ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर उसी एरिया का बंदा वहाँ पर कोई घर ढूंढना चाहता हो तो उसको बहुत ही कम टाइम लगेगा. सो डब्बा वालाज ने क्या करा कि बड़े बड़े एरियाज को डिवाइड करा छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा और फिर सबको एक एक पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द एड्रेस इन दैट लोकेलिटी वेरी वेल. और वो इंसान कैसा होना चाहिए, जिसको उस एरिया का कंप्लीट नॉलेज है, एक एक एड्रेस उसको पता है वहाँ का, जल्दी से जल्दी वो अपना जो टिफ़िन है वो वहाँ तक पहुँचा सकता है. ऑल्सो दिस परफेक्शन कम्स विद प्रैक्टिस. अब ये मेन बात है, नोबडी इज़ परफेक्ट. जब आप फर्स्ट टाइम डब्बास डिलीवर करने गए होंगे, हो सकता है आपसे भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी, लेकिन बाय डूइंग कंटिन्यूस प्रैक्टिस उनमें वो परफेक्शन आता जा रहा है. मैनी न्यू एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर मंथ्स अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर सीनियर्स. जो नए नए एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत महीनों तक ट्रेनिंग में चलते हैं, अपने सीनियर्स के अंदर गाइड होते हुए वो काम करते हैं. पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट आर ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा फॉर डब्बा वालाज. अब डब्बा वालाज ने मेन गोल्स तो क्या है, प्रॉफिट अटेनिंग या फिर मोर कस्टमर्स, और बीच का इनका जो इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने का मिडिल गोल्स क्या क्या है, पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट. कभी भी अपने टिफ़िन को इन्होंने लेट नहीं पहुंचाया. अब आप सोचो, अगर आप लंच टाइम में देख रहे हो कि आपका टिफ़िन ही डिलीवर नहीं हुआ, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा एकदम से आपके ऊपर.
तो इन्होंने वो पंचुअलिटी मेंटेन करके चली है, लंच के टाइम पर सबको उनका टिफिन टाइमली डिलीवर करके दिया है. Whatever be the circumstances, the डब्बावालाज never get delayed even by a few minutes. अब ये इनका रिकॉर्ड रहा है, कुछ भी सिचुएशन हो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ट्रैफिक आए, डजंट मैटर, 1 मिनट भी ये लेट नहीं होते हैं. पंचुअलिटी इन्होंने इतना तगड़ा पॉइंट यहाँ पकड़ के रखा है कि इनके बाकी सारी स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही हैं. इन्होंने अपनी एक चीज़ को परफेक्ट कर लिया, पंचुअलिटी, एंड ये लोग सक्सेस होते जा रहे हैं. वरना आप खुद सोचो, मुंबई जैसी जगह में तो लोग आए दिन लेट हो जाते हैं, लेकिन डब्बा वालाज वहाँ पर भी 1 मिनट भी लेट नहीं पहुँचते हैं. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजी, ऑफ कोऑर्डिनेशन. बस ये लास्ट आपका केस स्टडी था. इसके बाद इट इज़ जस्ट अ स्मॉल पैराग्राफ. लेट अस लुक एट इट. Even as you read this chapter, the organization and its management are changing. As boundaries between cultures and nations get blurred, and new communication technology makes it possible to think of the world as a global village, the scope of international and intercultural relationship is rapidly expanding. हमारा जो बिजनेस का स्कोप है डेली चेंज भी हो रहा है एंड डेली एक्सपैंड भी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. The modern organization is a global organization that has to be managed in a global perspective. What does this imply? अब इससे हमने क्या सीखा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, ग्लोबल है, तो उसको ग्लोबल तरीके से मैनेज करोगे. वो कैसे? A global manager today is one who possesses what can be termed as hard type of skills as well as softer types of skills. 2 टाइप ऑफ स्किल्स की यहाँ बात हो रही है, हार्ड और सॉफ्ट. और एक ग्लोबल मैनेजर के पास दोनों होना चाहिए. मैनेजर हु अंडरस्टैंड एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर स्टिल गोइंग टू बी नीडेड, बट एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू ग्लोबल सक्सेस आर पीपल हु अंडरस्टैंड हाउ टीम्स वर्क, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क, हाउ पीपल आर मोटिवेटेड. एक अकेले इंसान को अगर स्ट्रैटेजीज आती है, वो बहुत अच्छा है, स्किल्स हैं, फिर भी वो ग्लोबल लेवल पर सक्सेस नहीं हो पाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल लेवल पर सिर्फ एक इंसान से काम नहीं चलेगा, वहाँ ग्रुप ऑफ पीपल की मेहनत होती है, एंड ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज करना सबके बस की बात नहीं होती है. तो जो इंसान टीम वर्क जानता हो, ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में काम कराना जानता हो, लोगों को मोटिवेट करना जानता हो, वो ही आज के टाइम पर ग्लोबल लेवल पर सक्सेस हो सकता है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमें टेक्निकल स्टाफ नहीं चाहिए, टेक्निकल स्टाफ तो चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ऐसे ग्लोबल मैनेजर्स की भी ज़रूरत होती है. अ मैनेजर हु रियली अंडरस्टैंड्स different cultures should be able to work in a West European non-English speaking country, then move to a developing country like Malaysia or Kenya, and then be transferred to an office based in New York, USA, and be almost immediately productive in all 3 places. अब अगर एक मैनेजर है और उसको डिफरेंट कल्चर्स में काम करने की आदत है, तो उसका आप यूरोप में भेज दो जहाँ इंग्लिश नहीं होती है, फिर न्यूयॉर्क में भेज दो, केन्या, मलेशिया, तो वो बंदा तीनों जगह पर काम कर सकता है. ही इज़ एन ऑल राउंडर. तो कंपनी को ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है विच इज़ मोर प्रोडक्टिव. इट कैन thus be understood that the role of a global manager has evolved in much the same way that the global industry and economy have evolved. It has changed from being a single-dimensional role in a defined business context to being a multifaceted role that calls for a diverse combination of technical skills, soft management, and people skills, and the ability to imbibe and learn different cultures, cultural experiences. अगर आप कहीं भी किसी भी environment में fit in हो सकते हो, तो आपकी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपसे. अगर आपको यूरोप भेजना है तो उनको 2 बार सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द कंपनी नोज कि ये जो मैनेजर है ये हर एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट इन कर लेता है, हर एनवायरनमेंट में कंफर्टेबली लोगों से काम करा सकता है, एंड आप बिजनेस के लिए एक असेट साबित हो जाओगे, आप ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे. इसी तरीके के लोग हमारी कंपनी सर्च करती हैं टू बी सक्सेसफुल ग्लोबली. So this was all about your chapter. This was all the case studies that we have studied today. इनके पहले वाले videos में I have explained the complete chapter. So go and have a look at them first. अगर video पसंद आया हो तो please like and subscribe. Thank you so much.